हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे लोग। एक बार फिर से पॉलिटी की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। कल की क्लास में फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हम लोग लास्ट टाइम में ये देखा था कि राष्ट्रपति का वीटो पावर क्या है और पूरे विश्व में कितने प्रकार के वीटो हैं और उस पूरे विश्व में जितने प्रकार के वीटो हैं उसमें से भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार से वीटो दिए गए। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। क्लियर? आइए सबसे पहले ध्यान देते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के अध्यादेश में का प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 123 में किया गया है और जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्डिनेंस। सवाल उठता है सर, ये अध्यादेश क्या होता है? ये अध्यादेश एक अल्पावधि कानून है। अल्पावधि का मतलब थोड़े समय का कानून। अब पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सर अध्यादेश जारी क्यों किया जाता है? जब कभी भी संसद में दोनों सदनों में से कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में ना हो और ऐसी दशाओं में देश के लिए कानून बनाना तुरंत आवश्यक हो, त्वरित जरूरी हो जाए, तो ऐसी दशाओं में आर्टिकल 123 का प्रयोग करके राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अब फ्रेंड्स, मान लीजिए देश में कोई इमरजेंसी आ गई, कोई आपदा आ गई या कोई ऐसी समस्या आ गई जिसके लिए तुरंत एक कानून चाहिए। अब सदन पे गए, कानून कैसे बनता है आपको पता है कि कानून बनाने के लिए कोई सी भी विधेयक को सदन में पहले लाया जाता है, फिर दोनों सदनों के द्वारा उसे पारित किया जाता है और दोनों सदनों के द्वारा पारित किए बगैर वो राष्ट्रपति के पास आता नहीं। पहले दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाएगा और फिर राष्ट्रपति के पास आता है, फिर राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर लगाता है तो वह कानून बन जाता है। इससे आप परिचित हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अगर सर दोनों में से एक सदन न रहे तब भी कानून नहीं बन पाएगा और दोनों सदन न रहे तब भी कानून नहीं बन पाएगा। इसीलिए कहा गया जब हमारे सदन के दोनों सत्र, सदन के दोनों, संसद के दोनों सदन या दोनों में से कोई एक सदन सत्र में ना हो तो ऐसी दशाओं में अगर देश के लिए कानून बनाना तुरंत आवश्यक हो तो राष्ट्रपति 123 का प्रयोग करके अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये ध्यान रखना है, अगर लोकसभा और राज्यसभा, मान लीजिए लोकसभा है और राज्यसभा नहीं है तो क्या अध्यादेश लाया जाएगा? बिल्कुल लाया जाएगा। मान लीजिए राज्यसभा है, लोकसभा नहीं है तो क्या अध्यादेश लाया जाएगा? बिल्कुल लाया जाएगा। मान लीजिए लोकसभा भी नहीं है, राज्यसभा भी सत्र में नहीं है तो अध्यादेश लाया जाएगा? बिल्कुल लाया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है तो अध्यादेश लाया जाएगा? नहीं, तब अध्यादेश नहीं लाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दोनों सदन सत्र में हैं तो कानून बनाने की प्रक्रिया यहाँ से शुरू होगी, न कि राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा। उम्मीद करते हैं इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी क्यों किया जाता है। और ये क्या कहा गया? ये एक अल्प अवधि कानून है। तो आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि सर जिस तरीके से संसद के द्वारा बनाए गए कानून की ताकत होती है, जिस तरीके से संसद के द्वारा बनाए गए कानून का प्रभाव होता है, क्या वैसा ही ताकत, वैसा ही प्रभाव, वैसी ही शक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए गए अध्यादेश की भी होती है? बिल्कुल फ्रेंड्स, सेम। ये प्रश्न कई बार स्टेटमेंट में पूछा गया, बच्चे गलती करके चले आते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से संसद के द्वारा बनाए गए कानून का प्रभाव, शक्ति होती है, उसी प्रकार से राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश की जारी करने का भी प्रभाव, शक्ति और होती है। बिल्कुल कोई फर्क नहीं होता है इसमें। अब सवाल उठता है कि सर अध्यादेश जो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है तो वह हमेशा हमेशा के लिए अधिनियम बन जाता है? नहीं फ्रेंड, राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसको मैंने क्या नाम दिया? अल्पावधि कानून है।
वह अधिनियम बनेगा या नहीं बनेगा, इसके लिए दूसरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। आइए समझाते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान रखिए। हमने कहा कि यदि राष्ट्रपति के द्वारा कोई अध्यादेश लाया गया तो कब लाया जाता है? जब लोकसभा और राज्यसभा कि कोई सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो। मान लीजिए दोनों सत्र में नहीं है, और दोनों सत्र में नहीं है, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया गया और उसके 2 महीने बाद, कितने महीने बाद? 2 महीने बाद, 2 महीने नहीं, और अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ जो एक समझ में आ जाए। 18 दिन बाद लोकसभा सत्र में आ जाती है, 18 दिन बाद, और राज्यसभा 15 दिन बाद आती है। और एक कंडीशन और होती है, एक बार राष्ट्रपति और अध्यादेश जारी करता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों है, लेकिन इस बार लोकसभा 15 दिन बाद आती है और राज्यसभा 18 दिन बाद आती है। तो हमारे संविधान, देखिए क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी इस एग्जाम्पल का मकसद आप समझ पाएंगे क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूं। हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई, जैसे ही दोनों सदन सत्र में आएंगे उसके 6 सप्ताह के भीतर, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट याद रखना है, 6 सप्ताह के भीतर या 42 दिन के भीतर उस अध्यादेश को सदन में लाया जाएगा, और सदन ने अलग अलग दोनों ने इसे अगर पारित कर दिया तो हमेशा हमेशा के लिए अधिनियम बन जाएगा। अगर पारित नहीं किया तो वह अध्यादेश वहीं पर समाप्त हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग कि वह अल्पावधि कानून जो अध्यादेश के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया है, जो अभी तक जिसका प्रभाव और शक्ति वैसे ही थी जैसे संसद के द्वारा बनाए गए कानून की होती है, लेकिन जैसे ही दोनों सदन सत्र में वापस आएंगे उस अध्यादेश को सदन में लाया जाएगा और उसे दोनों सदनों के द्वारा अगर अलग अलग पारित कर दिया गया तब तो वह हमेशा हमेशा के लिए अधिनियम बन जाएगा। एक बहुत बढ़िया प्रश्न यहीं से बन सकता है कि सर आपने तो पहले बताया है कि कोई भी विधेयक अधिनियम तब बनता है जब दोनों सदनों के द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाए और राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर लगाए। क्या जब वह विधेयक को, अध्यादेश को सदन में लाया गया और सदन में लाने के पश्चात दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया गया, तो पारित करने के पश्चात क्या अब राष्ट्रपति के पास मोहर लगने के लिए नहीं जाएगी? नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि अध्यादेश तो राष्ट्रपति ने ही जारी किया है। राष्ट्रपति की मोहर लगने से मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति ही थी जो राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया था, इसलिए अब उसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक एकदम कॉन्सेप्ट साफ हुआ। अब इसके आगे की बात की जाए कि सर जो आपने एक बात बताई है कि दोनों सदन के सत्र में आने के पश्चात 6 सप्ताह या 42 दिन के भीतर उसे सदन में लाना पड़ता है, ये 6 सप्ताह की गिनती किस दिन से की जाएगी? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक में कहा कि लोकसभा 18 दिन के बाद आ गई, राज्यसभा 15 दिन के बाद, और दूसरे में आपने पलट दिया कि लोकसभा 15 दिन के बाद आ गई, राज्यसभा 18 दिन के बाद। इसमें किसको शक्तिशाली माना गया है? लोकसभा जिस दिन आएगी उस दिन से 6 सप्ताह गिना जाएगा, या राज्यसभा जिस दिन से आएगी उस दिन 6 सप्ताह गिना जाएगा? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में नहीं है। हमारा संविधान ये कहता है कि दोनों सदनों में से जो सदन बाद में आएगी उस दिन से 6 सप्ताह गिना जाएगा। ये पॉइंट पे कॉन्सेप्ट लोगों का क्लियर नहीं होता है, जहाँ पे समस्या आती है। तो इसमें आप बताइए कि किस दिन से 6 सप्ताह गिना जाएगा? कौन बाद में आ रही है? लोकसभा। अब यहाँ से 6 सप्ताह गिना जाएगा। लेकिन इसमें देखिए कौन बाद में आ रहा है? लोकसभा पहले आ गई, राज्यसभा 18 दिन बाद आई, तो इस दिन से 6 सप्ताह गिना जाएगा। अब सवाल उठता है ये कॉन्सेप्ट क्यों रखा गया? फ्रेंड्स भाई जब दोनों सदन सत्र में आएगी तभी तो विधेयक बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी, अधिनियम। इसका मतलब एक आ भी गई तो कोई मतलब नहीं है, वो इंतजार करेगी दूसरे का, जिस दिन वो आ जाएगी अब 6 सप्ताह के भीतर उसे लाना होगा। तो कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि 6 सप्ताह की जो गिनती होती है वह किस दिन से होती है, तो जिस दिन अंतिम सदन सत्र में आती है उस दिन से 6 सप्ताह की गिनती की जाती है। एकदम कॉन्सेप्ट साफ हुआ। अगर आपके कभी यूपीएससी में ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, आपने एक शब्द बोला शुरुआत में ही, यह अल्प अवधि कानून है, तो इसका कितनी अधिकतम अवधि होती है ये, तो ध्यान रखिएगा। तो कभी भी ये प्रश्न आए तो आप कहिएगा 6 माह प्लस 6 सप्ताह। सवाल उठता है ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया सर? 6 माह और 6 सप्ताह का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आया? तो एकदम क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड्स कि हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब साल भर में कम से कम 2 बार सदन के सत्र तो होने ही हैं।
तो मान लीजिए जिस दिन सदन समाप्त हुआ उसी दिन कोई ज़रूरत पड़ गई, राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया, इसी दिन सत्र समाप्त हुआ। अब सदन को कितने दिन के भीतर आना ही है, क्योंकि दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इस 6 महीने के अंदर सदन को आना है ही है, दोनों को हर हाल में आना है। और उसके बाद कितने दिन का समय और मिलता है, 6 सप्ताह के भीतर उस विधेयक को यहाँ लाना है, नहीं तो समाप्त हो जाएगा अपने आप पे। इसलिए व्यवस्था की गई है कि हमारे अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि होती है या कहाँ से कहाँ होती है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा 6 माह और 6 सप्ताह होती है। और कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि ये अध्यादेश का प्रावधान हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है, तो किसी देश से नहीं बल्कि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और एक बहुत बढ़िया प्रश्न जाते जाते मैं बता देता हूँ आपको अध्यादेश में, कि कभी एग्जाम में अगर प्रश्न आए कि राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस सूची के विषयों में अध्यादेश जारी कर सकता है, तो यहाँ 2 आंसर होंगे। सामान्यतः राष्ट्रपति केवल समवर्ती सूची या राज्य सूची के केंद्र सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करता है। तो आप कहेंगे सर सामान्यतः शब्द आप क्यों प्रयोग कर रहे हैं, क्या विशेषता में कुछ और प्रावधान हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। विशेष परिस्थितियों में, जैसे देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, ऐसी दशाओं में राष्ट्र सूची के विषय में भी अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, अभी आपातकाल जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय आपात के समय और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के समय जो राज्य की सारी शक्तियां होती हैं वह केंद्र में आ जाती हैं। हमारा फेडरलिज्म सिस्टम जो है, हमारा संघवाद जो है, वह यूनिटरी सिस्टम में एकात्मक सरकार में परिवर्तित हो जाता है। इससे ज़्यादा आपसे कुछ पूछ ही नहीं सकता, न तो आयोग न तो किसी एग्जामिनेशन की परीक्षा अध्यादेश में। अगर इतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं तो सब कुछ यहाँ का साफ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आर्टिकल 123 अध्यादेश बिल्कुल समझ गए होंगे। कोई कन्फ्यूज़न होगा वीडियो को एक बार पीछे कीजिए और फिर से देखिए, सारी चीज़ें एकदम साफ हो जाएंगी। आगे चलते हैं। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। अनुच्छेद 143, बस 2 बात जाननी है। इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है इस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत। अब यहीं पे एक बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में कि सर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो कुछ भी सलाह राष्ट्रपति को दी जाती है, क्या राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो बिल्कुल क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए कदापि बाध्य नहीं है। वह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि उसकी सलाह को माने या ना माने। इसलिए कभी भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप एकदम आंसर सही दीजिएगा कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति दी गई है, लेकिन ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। साफ हुआ कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई मामला यहाँ और नहीं है, बस इतना ही समझना था यहाँ पे। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के तहत 3 महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहला, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद
356 अनुच्छेद 360। अब सवाल उठता है कि अनुच्छेद 352 में सर क्या व्यवस्था की गई है? राष्ट्रीय अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था की गई। किसकी? राष्ट्रीय आपात की। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की। अनुच्छेद 360 में राष्ट्रीय आपात की, सॉरी वित्तीय आपात की। ठीक। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। पहले तो मैं केवल आर्टिकल बताया कि इसमें राष्ट्रीय आपात है, इसमें राष्ट्रपति शासन है, इसमें वित्तीय आपात है। अब आइए एक एक पॉइंट को देखते हैं। आर्टिकल 352 में कैसे राष्ट्रीय आपात लगता है, कैसे इसका समापन होता है, कैसे इसे आगे बढ़ाया जाता है, किन परिस्थितियों में इसे लाया जाता है और इसका प्रभाव हमारे संघ और राज्य के ऊपर क्या पड़ता है, और साथ ही साथ इसका प्रभाव हमारे फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों पे कैसे पड़ता है। इन्हीं प्रावधानों से सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं और आपको आर्टिकल 352 के बारे में बिल्कुल डिटेल में समझाता हूं। सबसे पहले अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी किसी देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण देश की सुरक्षा खतरे में हो जाए, जब कभी भी किसी देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के किसी भाग में या संपूर्ण भारत की सुरक्षा खतरे में हो जाए, ऐसी दशाओं में भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। एकदम साफ हुआ कॉन्सेप्ट। अब इसके आगे चलते हैं फ्रेंड्स कि क्या सर ये सशस्त्र विद्रोह शब्द हमारे मूल संविधान में था? नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं था। इसके पहले हमारे संविधान में आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था। आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन किस संविधान संशोधन के तहत इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को लाया गया? तो ध्यान रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या किया गया? आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को लाया गया। ये क्लियर हुआ। और इसी संविधान संशोधन के तहत एक बहुत और भी परिवर्तन हुआ हमारे संविधान में राष्ट्रीय आपात में। एक्चुअली फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि राष्ट्रपति पहले मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता था। और 1975 में आप याद कर पा रहे होंगे, इंदिरा जी ने राष्ट्रीय आपात की इमरजेंसी की घोषणा की थी आंतरिक अशांति के आधार पर। और उस समय जब मंत्रिपरिषद के सदस्यों से पूछा गया क्या आप लोगों ने राष्ट्रपति को इस बात की सलाह दी, तो कहा नहीं, हम लोगों ने कोई सलाह नहीं दी। जब राष्ट्रपति से पूछा गया तो आपको सलाह नहीं मिली तो आपने राष्ट्रीय आपात की घोषणा कैसे की? तो जवाब में शायद आया कि सलाह दी गई थी, लेकिन अब कोई प्रूफ नहीं बचा है कि सलाह कैसे दी थी, क्योंकि सलाह तो मौखिक दी गई थी। इसीलिए राष्ट्रपति, कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर आंतरिक अशांति का आधार बना करके
इसका गलत फायदा उठाकर मौखिक रूप से मंत्रिपरिषद की मंशा के बगैर देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा न हो, इसीलिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत एक व्यवस्था और की गई कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश आवश्यक है। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश आवश्यक है। अब यहां से दो प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। पहला कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा 44वां संविधान संशोधन। और अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश को आवश्यक कब बनाया गया राष्ट्रीय आपात के लिए, तो इसका भी जवाब होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के लिए। और एक प्रश्न यहीं पे और बहुत बढ़िया बनता है आपके एग्जाम में कि हमारे संविधान में कितनी बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हमारे संविधान में मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग केवल और केवल एक बार किया गया है, आर्टिकल 352 में। एक ही बार पूरे मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में किया गया है। अब आप कहेंगे सर चलिए हमने राष्ट्रीय आपात क्यों लागू होगी या घोषणा कौन करता है, किन आधारों पे करता है, ये सारे मुद्दे को जान गए। अब मान लीजिए राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी गई, तो उसका विस्तार कितने दिनों तक रहेगा, इस बात को समझाइए आप मुझे। तो आइए समझाने का प्रयास करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसकी आगे की बात को बताते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जैसे ही राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, किसकी? राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, उसके 30 दिन के भीतर, कितने दिनों के भीतर? 30 दिन के भीतर यदि संसद ने अनुमोदित कर दिया, संसद ने अनुमोदित कर दिया, कैसे? विशेष बहुमत से। और कैसे विशेष बहुमत से? सेकेंड टाइप के विशेष बहुमत। विशेष बहुमत से अनुमोदित कर दिया तो यह इसका विस्तार 6 महीने के लिए हो जाता है। 6 महीने के लिए हो जाता है। अब आपका सवाल होगा 6 महीने के बाद सर, तो ध्यान रखिएगा कि 6 महीने के बाद यदि पुनः संसद ने अनुमोदित कर दिया तो ये फिर 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा और यह प्रक्रिया अनिश्चित काल तक चलती रह सकती है यदि संसद इसका अनुमोदन करता रहे। क्लियर यहाँ तक? अब सवाल उठता है कि सर इसे समाप्त कैसे किया जाएगा। आपने तो ये बता दिया कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा के बाद 30 दिन या 1 माह, यही प्रश्न पूछा जाएगा, 30 दिन या 1 माह के भीतर यदि इसे अनुमोदित कर दिया गया तो इसका विस्तार 6 माह के लिए हो जाता है। और इसका अनुमोदन होता कैसे है? सेकेंड टाइप के विशेष बहुमत से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल उठता है समापन कैसे किया जाता है इसका समापन कैसे होता है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से, राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, लोकसभा साधारण बहुमत से अनुमोदन करके भी समाप्त कर सकती है। इन 2 तरीके से इसे समाप्त किया जा सकता है। सवाल उठता है इसका प्रभाव क्या पड़ता है? यहाँ से 2 प्रश्न बनेंगे। इसका प्रभाव ये होता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे फंडामेंटल राइट्स समाप्त हो जाते हैं। सारे फंडामेंटल राइट्स समाप्त हो जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा इसे सस्पेंड किया जाता है, पहला प्रभाव। और दूसरा प्रभाव, हमारे राज्य की सारी शक्तियां, राज्य की सारी शक्तियां
केंद्र में आ जाती है, केंद्र में आ जाती है। इसका मतलब जो हमारा पूरा संघात्मक ढांचा है उस संघात्मक ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित किया जाता है और हमारा फेडरलिज्म बदल के यूनिटरी पावर में हो जाता है। और ऐसी दशाओं में राष्ट्रपति या कार्यपालिका राज्य सूची के विषय में या किसी राज्य के लिए कानून बना सकती है। क्लियर? आगे चलते हैं। आर्टिकल 356, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं राष्ट्रीय आपात को लेके? जितने पॉइंट का मैंने डिस्कस किया इससे बाहर से प्रश्न कुछ नहीं आएगा, यही पूरा कॉन्सेप्ट है, इसकी जड़ है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356, इसमें क्या प्रावधान किया गया है? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। पहली बात तो एकदम क्लियर कर देते हैं कि राष्ट्रपति शासन शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में कहीं नहीं किया गया है। यह मीडिया के द्वारा प्रचलित शब्द है। इसके स्थान पे संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात की गई है। संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात की गई है। मतलब यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्टों के आधार पर या अन्यथा, अन्यथा शब्द को ध्यान दीजिएगा, हमारे संविधान में अन्यथा शब्द की बड़ी व्यापक व्याख्या की गई है। और आप लोग कई बार समझते हैं कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन तभी लगता है जब राज्यपाल इसकी सिफारिश करे। नहीं, वो तो लगता है ये, लेकिन उसके अलावा क्या मामला और है उसे भी समझिएगा। यदि किसी राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए राज्यपाल की रिपोर्टों के आधार पर या अन्यथा किसी कारणों से कि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है और वहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, ऐसी दशाओं में उस राज्य में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। एकदम कॉन्सेप्ट साफ हुआ, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब सवाल उठता है कि जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा किसी राज्य में हो जाती है तो एक और आपने बताया था जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती थी तो 1 महीने के भीतर संसद के द्वारा उसे अनुमोदन करना आवश्यक था, नहीं तो वह समाप्त हो जाता है 1 ही महीने के बाद। तो किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो कितने महीने के भीतर संसद के द्वारा अनुमोदन जरूरी है? क्या ऐसी व्यवस्था हमारे राष्ट्रपति शासन के लिए भी की गई है? बिल्कुल की गई है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 356 के तहत जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा करेगा तो 2 माह के भीतर बदल जाएगा, 2 माह या 60 दिन के भीतर, 2 माह या 60 दिन के भीतर संसद के द्वारा, अब विशेष बहुमत नहीं फ्रेंड्स, साधारण बहुमत से अनुमोदन आवश्यक है। अब सवाल उठता है कि चलिए एक अंतर मिला सर कि वहां पे 1 माह था, यहाँ पे 60 दिन हो गया, 2 माह हो गया, और वहां पे विशेष बहुमत से था, यहाँ साधारण बहुमत से था। अगर मान ली अनुमोदन कर दिया गया तो, अगर अनुमोदन कर दिया गया तो इसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा, नहीं तो 2 महीने बाद समाप्त हो जाएगा। सवाल उठता है कि सर मान लीजिए आपने राष्ट्रीय आपात में बताया था अगर संसद के द्वारा पुनः उसका अनुमोदन किया जाता है तो वह अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जा सकता है। क्या राष्ट्रपति शासन में भी यही व्यवस्था है? नहीं। अगर 6 महीने के बाद अनुमोदन कर दिया जाएगा फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को 1 साल से अधिक बढ़ाना है तो 2 शर्तों का होना आवश्यक है। पहली शर्त है फ्रेंड्स कि देश के किसी भाग में, उस भाग में या पूरे संपूर्ण देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो, इमरजेंसी, या फिर भारत का निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि अभी चुनाव करा पाना संभव नहीं है। इन 2 कंडीशन में ही किसी राज्य में 1 साल से अधिक राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि इस तरीके से अगर ये व्यवस्था हो गई तो क्या फिर अनिश्चित काल के लिए हो सकता है? नहीं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिकतम केवल 3 साल तक लग सकता है। कितना? राष्ट्रपति शासन अधिकतम किसी राज्य में केवल 3 साल तक लग सकता है। उस 3 साल से अधिक राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता किसी राज्य में किसी भी कंडीशन में। एकदम क्लियर हो गया फ्रेंड्स, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आपको? अब यहाँ से कुछ प्रश्न और आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं, जैसे
कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा, तो 1951 में पेप्सू राज्य में लगा, सबसे पहले लगा था, जो अब पंजाब प्रांत के नाम से जाना जाता है। और अब तक 116 बार से अधिक पूरे भारत में राष्ट्रपति शासन लग चुका है और सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश में 10 बार लगाया गया है। कितनी बार? सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 10 बार लगाया गया है। एकदम कॉन्सेप्ट साफ हुआ। अब आगे चलते हैं कि सर इसका प्रभाव क्या होगा, इसको समाप्त कैसे किया जाएगा। मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय आपात को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति जब चाहे राष्ट्रीय आपात को वापस ले सकता है और साथ ही साथ लोकसभा साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन करके भी राष्ट्रीय आपात को समाप्त कर सकती है। लेकिन राष्ट्रपति के शासन को समाप्त करने के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति जब चाहे तब राष्ट्रपति शासन को वापस ले सकता है और साथ ही साथ यदि न्यायपालिका चाहे तो राष्ट्रपति शासन को किसी राज्य में समाप्त कर सकती है। 2 प्रावधान है। और साथ ही साथ अगर ये पूछा जाए कि सर इसका प्रभाव क्या होता है, तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से राष्ट्रीय आपात में राज्य की सारी शक्तियां केंद्र में चली जाती हैं, वैसे किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लगा हो तो उस राज्य की भी सारी शक्तियां केंद्र में चली जाती हैं। लेकिन एक अपवाद है कि उच्च न्यायालय की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रश्न पूछा जाता है, उच्च न्यायालय की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी किसी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राज्य की सारी शक्तियां केंद्र में आ जाती है और ऐसी दशाओं में उस राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का और अध्यादेश जारी करने का शक्ति कार्यपालिका के पास आ जाती है। इतने प्रश्न आपके राष्ट्रपति शासन के लिए पूछे जाते हैं। लेकिन एक प्रश्न रह गया था फ्रेंड्स, मैंने राष्ट्रीय आपात में जो मिस हो गया है कि कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 352 के तहत भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया है, तो 3 बार। राष्ट्रीय आपात अब तक भारत में फ्रेंड्स कितनी बार लगाया गया है? 3 बार लगाया गया है। आइए समझते हैं कब कब। पहला 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान, भारत चीन युद्ध के दौरान 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान और उसके बाद 1975 में इंदिरा गांधी जी ने लगाया था आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर। क्लियर हुआ एकदम? आपके मन में एक सवाल आया होगा, सर 1965 में भी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय राष्ट्रीय आपात नहीं लगाया गया था क्या? एक्चुअली फ्रेंड, जो 1962 में भारत चीन के युद्ध के दौरान इमरजेंसी लगाई गई थी वह तब तक लागू था, इसलिए 1965 में इमरजेंसी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और आपके एग्जामिनेशन में अगर प्रश्न पूछा जाए कि अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगाया जा चुका है, तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया जा चुका है। और यह 3 बार राष्ट्रीय आपात कब लगा है? 1962 में भारत चीन, जब नेफा अरुणाचल प्रदेश में आक्रमण कर दिया था चीन ने, और उसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई के समय में। और 1975 का जो आधार है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी जी ने लगाया था और बाद में
44वां संविधान संशोधन के तहत आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को लाया गया। किसको लाया गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द को लाया गया। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से उम्मीद कर रहे हैं आपका राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन दोनों क्लियर हो गया होगा। और सबसे लास्ट में बात आती है फ्रेंड्स वित्तीय आपात की। किसकी? सबसे लास्ट में बात आती है वित्तीय आपात की। आइए देखते हैं कि वित्तीय आपात में क्या व्यवस्था की गई थी। वित्तीय आपात का मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब कभी भी इसका प्रयोग आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति करता है। और वित्तीय आपात के लिए जब कभी भी भारत के किसी क्षेत्र या पूरे संपूर्ण भारत का वित्तीय स्थायित्व या क्रेडिट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट मतलब साख खतरे में हो, ऐसी दशाओं में राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है। और वित्तीय आपात की घोषणा करने के बाद यदि सदन के द्वारा यहाँ भी 60 दिन के भीतर या 2 माह के भीतर 60 दिन के भीतर यदि इसे अनुमोदित कर दिया जाता है, कैसे? साधारण बहुमत से, तो यह हमेशा 6 महीने के लिए विस्तारित कर दिया जाता है। 6 माह के लिए विस्तारित कर दिया जाता है। सवाल उठता है अगर 6 माह के आगे बढ़ाना है तो इसके लिए हमारे संविधान में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ये माना जाता है कि अगर हर 6 महीने के बाद इसका अनुमोदन संसद के द्वारा साधारण बहुमत से कर दिया जाएगा तो इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। सवाल उठता है इसको समाप्त कैसे किया जाएगा सर? तो इसको समाप्त करने के लिए भी संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति जब चाहे तो वित्तीय आपात को लेकर वापस ले सकता है। अब तीनों की अगर तुलना करें तो आप कहेंगे सर केवल राष्ट्रीय आपात को लोकसभा साधारण बहुमत से अनुमोदित करके उसे समाप्त कर सकती है, बाकी राष्ट्रपति शासन में और वित्तीय आपात में राष्ट्रपति जब चाहे तो उसे वापस ले सकता है। सवाल उठता है इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव इसका भी और राष्ट्रपति शासन का भी मौलिक अधिकारों पर कुछ नहीं पड़ता है। केवल नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात के समय मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं, लेकिन 20 और 21 को छोड़कर आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होता है। अगर उसके आगे की बात की जाए फ्रेंड्स कि और क्या परिवर्तन होता है, क्या प्रभाव होता है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भी सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते और पेंशन की कटौती की जा सकती है यदि देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो। और इसी के आगे एक बढ़िया प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बनता है फ्रेंड्स कि सर अब तक भारतीय इतिहास में कितनी बार राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? अब तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। तो अब उम्मीद करते हैं इमरजेंसी को लेकर किसी भी प्रकार का कैसा भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, बड़ी आसानी के साथ आप सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं कि आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात है, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन है, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात है और इसके तहत कैसे इसे लागू किया जाता है, कितने दिन के भीतर संसद का अनुमोदन आवश्यक है, किसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, किसकी अधिकतम अवधि 3 साल है, राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगाया गया, वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया, राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा, सबसे अधिक बार किस राज्य में लगा और इसका प्रभाव हमारे संघवाद में, हमारे राज्य सूची के विषयों में और हमारे मौलिक अधिकारों पर क्या पड़ता है। इन सारी चीज़ों को मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपके इसके संबंधित 100 क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, एक भी प्रश्न आपको आपातकाल से परेशान नहीं कर सकता किसी भी एग्जामिनेशन में। तो इस तरीके से आज हमारा इमरजेंसी भी क्लोज हुआ फ्रेंड्स। अब हम लोग जब अगले क्लास में मिलेंगे एक बार कुछ वन लाइनर राष्ट्रपति से संबंधित कुछ बातों को और खासकर निम्नलिखित में से भारत की किन किन रिपोर्टों को राष्ट्रपति संसद प्रतिवेदन राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाता है और साथ ही साथ किन किन महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और जो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है, वह भारत का राष्ट्रपति होता है या कोई अन्य व्यक्ति होता है, और साथ ही साथ कि भारत का कौन सा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, इसकी घोषणा कौन करता है। इन बातों को समझ करके हम राष्ट्रपति क्लोज करेंगे और आगे बढ़ेंगे भारत की उपराष्ट्रपति की तरफ। एकदम क्लियर हुआ? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग कमेंट के माध्यम से सारी चीज़ें बताइएगा सब कुछ क्लियर हो रहा है या कहीं कोई समस्या है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।